प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एनडीए के साथ 300 तक भी नहीं पहुंच पाई है, तो इंडिया गठबंधन ने सारे दावों के उलट प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन को 230 से ज्यादा सीटें मिली हैं। अकेले कांग्रेस 99 सीटें लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नतीजों ने देश ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों को भी हैरान कर दिया है। 10 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी 5 सीटों पर ही सिमट गई है। कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को चुनाव में नुकसान का कारण क्या रहा। क्या किसान आंदोलन के चलते पार्टी को नुकसान हुआ है या कोई दूसरे मुद्दों के चलते पिछड़ गई है। वहीं बीजेपी के साथ ही इनेलो और जेजेपी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। चौटाला परिवार के 4 सदस्यों में से 3 की तो जमानत तक जब्त हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इनेलो जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का इस बार के चुनाव में हम कह सकते हैं एक तरीके से सफाया हुआ है। इनेलो और जेजेपी लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने के दावे करती रही, बातें करती रही, लेकिन इन चुनावों में कहीं नजर नहीं आई। तो क्या हम ये कहें कि इनेलो और जेजेपी का जनाधार खत्म हो गया है। ये पार्टी अगर खुद को रिवाइव करेंगे तो किस तरह से करेंगे, किस रणनीति के साथ करेंगे और कितने समय बाद ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, नतीजा बता दिया लोगों ने। खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। लेकिन प्रभावित तो होता है ना लोग, नारों से प्रभावित तो होता है लोग। नहीं, प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों। खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई कहा 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार मुझसे पूछते थे। मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। वही बात है। उन्होंने इंडिया गठबंधन का इतना साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का इतना साथ दिया, आज देश में, देश की राजनीति में संतुलन बनाने का काम किया, देश के संविधान की रक्षा करने का काम लोगों ने किया। अपनी वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को भी तोड़ने का काम लोगों ने किया है। तो लोगों का हम बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं। और मैं ये कि मेरे पास नारा है इस समय, प्रजातंत्र की जय हो। देखिए, चुनाव से पहले आप देखेंगे इंडी अलायंस हुआ था और एनडी अलायंस हुआ था। इंडी अलायंस और एनडी अलायंस में मुकाबला था। एनडी अलायंस को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिला है, तो बड़ी बात है। 2 अलायंस के बीच में चुनाव था। एक अलायंस जीत गया मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरा अलायंस हार गया। तो देखते हैं, तो स्पष्ट बहुमत मिला है। तीसरी बार नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लें। अभी भी हमारा वोट परसेंटेज उनसे 5% ज्यादा है। और अब जहाँ जहाँ कमियां रही होंगी उसकी बैठ के पार्टी नेतृत्व समीक्षा करेगा और लोकसभा से भी ज्यादा मजबूती के साथ हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, तो क्या वो फैक्टर्स रहे जिससे बीजेपी जो क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी वो इस बार प्रदर्शन जो पिछली दफा रहा वो अब की बार दोहराया नहीं जा सका। कांग्रेस को किन मुद्दों का फायदा मिला, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण देखिए चुनाव के बाद बनता है, क्योंकि कल हमने देखा रिजल्ट्स के बाद एक 50-50 का माहौल दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियों में खुशी की लहर है क्योंकि कांग्रेस जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी वो प्रदर्शन में कहीं ना कहीं दिखाई भी दिया है। कहाँ किसकी जीत हुई है ये ग्राफिक्स के जरिए आप नजर डालिएगा और साथ ही साथ हम आपको कुल वोट भी बता रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी में कितना डिफरेंस रहा है, वोट का अंतर क्या रहा है, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। रोहतक में सबसे बड़ी जीत हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो 7,83,578 वोट उनको मिले हैं। 3,45,298 वोटों के अंतर से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। और सिरसा के भी आंकड़े आप देख रहे हैं, साथ ही करनाल से मनोहर लाल की जीत भी बहुत बड़ी जीत रही है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपना प्रदर्शन दोहराया है। हालांकि पिछली दफा के मुकाबले उनका जो
वोट का अंतर था वो काफ़ी कम रहा, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर फरीदाबाद की सीट थी वोट डिफरेंस के मामले में पिछली दफ़ा, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं हो पाया। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर से गुरुग्राम की जनता ने भरोसा जताया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो राज बब्बर और राव इंद्रजीत के बीच भी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से कद्दावर नेता राव इंद्रजीत थे और एक पटखनी देने के लिए पूरी तरह से राज बब्बर को तैयार थे, लेकिन अगर हम वोटों के अंतर को देखें तो समझ में आता है कि ये फाइट जो है वो नेक टू नेक थी, और हमने शुरुआती दौर में देखा भी कि राज बब्बर राव इंद्रजीत से आगे भी निकलते हुए नजर आ रहे थे। तो कुछ विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर राज बब्बर को सीधा सीधा फायदा मिला है, और कुछ जगहों पर राव इंद्रजीत जो है वो अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहे हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं कि किन जगहों पर कौन से प्रत्याशी जो हैं वो विजयी रहे हैं, वो आप समझिए इन आंकड़ों के जरिए भी कि कितना वोटिंग डिफरेंस रहा है, कुल वोट कितने मिले हैं। सबसे बड़ी जीत रोहतक से प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की रही है, अरविंद शर्मा को उन्होंने हराया है, और सिरसा से कुमारी सैलजा विजयी रही हैं अशोक तंवर को हराकर। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी जीत अपने नाम की है, उन्होंने दिव्यांशु बुद्धि राजा को परास्त किया है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर ने अपना प्रदर्शन दोहराया है। गुरुग्राम में भी मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प रहा, राव इंद्रजीत सिंह हालांकि जीतने में कामयाब रहे, राज बब्बर को उन्होंने पटखनी दी है। और अब हिसार, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और सोनीपत का भी आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रत्याशी ने वहां पर जीत दर्ज की है, कितना वोटिंग डिफरेंस रहा है, कुल वोट किसी को कितने मिले हैं। रोहतक के अलावा अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार से भी कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। जयप्रकाश, उन्होंने रंजीत चौटाला को हराया। बड़ी फाइट, बड़ी इंटरेस्टिंग थी हिसार की भी, क्योंकि सुनैना चौटाला और नैना चौटाला भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां पर मिली है। लगातार उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई, जो प्रत्याशी थे वो जीत का जश्न मनाते हुए भी दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी जीत यहां से दर्ज की है करनाल के इलाके से, और ये तस्वीरें जश्न मनाते हुए दीपेंद्र हुड्डा के घर से उनकी मदर और उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काफ़ी आश्वस्त थे, काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन साथ ही साथ देखिए इस बार जो है इलेक्शन नॉर्मल नहीं रहे, बड़ा दिलचस्प मुकाबला तो रहा ही रहा। लेकिन अगर इनेलो और जजपा पार्टी की हम बात करें, जननायक जनता पार्टी का भी खाता नहीं खुला, इनेलो पार्टी भी तमाम दावों के बाद सिमट कर रह गई। कुरुक्षेत्र में अजीबोगरीब बयान जो है वो अभय चौटाला की तरफ से आया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में उनकी हार हुई है। तो क्या ये फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से वो हारे हैं? हालांकि ये तो मंथन का विषय है पार्टी के भीतर, लेकिन साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए एक बैकग्राउंड पर हम नज़र डाल लेते हैं। कल के दिन भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने सुबह से शाम तक आपको तमाम नतीजे दिखाए, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए किस इलाके में किसकी जीत हुई है। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम में जीते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से विजयी रहे हैं, बीजेपी पार्टी ने अपना परचम लहराया है, और वहीं न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा के उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है। इसके अलावा हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि क्या समीकरण रहे, कितना फ़ायदा कितना नुकसान रहा। बीजेपी से हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। जेजेपी से विवेक चौधरी हमारे साथ हैं, और इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं विजेंद्र रेढू। सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, रामराजी शर्मा जी। क्लीन स्वीप का दावा किया गया आपकी तरफ से, आपने कहा कि आप 10 की 10 सीटों पर विजयी रहेंगे, पिछली दफा का प्रदर्शन दोहराएंगे, बहुत उम्दा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये तो सर मामला 50-50 हो गया। देखो, जैसा कि आपको मालूम है भाई, पहले 10 साल कांग्रेस का राज था, उसके बाद में हमारा राज आया, सत्ता विरोधी लहर चली, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, हम 10 की 10 सीट जीती हमने, हमारी सरकार बनी, बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनी। आपकी दफा की बात करिए ना रामराजी शर्मा जी, पिछली दफा तो मैंने कहा ही कि क्लीन स्वीप किया आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं वही बात कह रहा हूं, 10 साल से हमारी सरकार है, हमारे खिलाफ कोई भी विरोधी लहर नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम 10 की 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे।
जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। एक सीट बाकी पे की हम 5 बहुत कम कहाँ मार्जिन गई से, रामराजी शर्मा जी? बाकी की 5 कहाँ गई? मैं वही कह रहा हूँ, एक सीट बहुत कम मार्जिन से हमने लूज किया है। कहाँ खामियां रही, कहाँ कसर रही, कहाँ हमारी तैयारियां कम रही, हम उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और क्या नाम है उस पर बैठक करेंगे और फिर जनता का और आशीर्वाद लेंगे और ज्यादा सेवा करेंगे। क्या नाम है, अधिक से अधिक समय बिताएंगे नहीं, जनता चलिए की ये तो सेवा में। मंथन की बात है, ये तो मंथन की बात है। जरूर सारी पार्टीज को करना ही चाहिए, निश्चित तौर पर अपना अपना आकलन बनता है। लेकिन देश के स्तर पे आपने 400 पार की बात की, यहाँ आपने क्लीन स्वीप की बात की, वहां पर आप 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, यहाँ पर 50-50 हो गया। मतलब इतना बड़ा टारगेट सेट करने के पीछे का क्या ये मोटिव था? मैं थोड़ा इसको भी समझना चाहूंगी रामराजी शर्मा जी। आपको मैं वही बता रहा हूं, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की भलाई के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हमने हटाई, बहुऐतिहासिक नहीं, नंबर, मतलब रामराजी शर्मा ऐतिहासिक जी मंदिर, देखिए 500 चर्चा साल कुछ बनाया। और चल रही है। आपको समझना होगा कि भाजपा के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप फिर से मैं धारा वही- 370 मैं- की बात करने लगे। ठीक है, मैं दूसरे गेस्ट को समय देती हूँ। सर बहुत मैं समय वही हमारे बात- मैं पास, वही- आज आप- 1 आप घंटे मेरी तक हमारी बात बहस है, सुनिए। हम आराम से चर्चा करेंगे इस पर। आप मेरी रामराजी बात शर्मा सुनिए, जी, हाँ। मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा है, अपने देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 8 तारीख ठीक है रामराजी शर्मा जी, फिलहाल तो बहुमत नहीं है, फिलहाल तो बहुमत नहीं है भाजपा के पास। ठीक है, लेट्स सी, ओके ओके, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। हम तो शुभकामनाएं देते हैं सारी पार्टीज को कि वो इंडिया गठबंधन को भी शुभकामनाएं हमारी तो, और एनडीए को भी हैं कि वो वो अपना प्रधानमंत्री बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वेद प्रकाश विद्रोही जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कॉन्फिडेंस मोड बढ़ा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि क्लीन स्वीप की बात बीजेपी की तरफ से कही गई, लेकिन 5 सीटें जीतने में आप लोग कामयाब रहे। एक अच्छी फाइट, एक इंटरेस्टिंग फाइट कहेंगे, एक अच्छा प्रदर्शन भी कहेंगे। एक समय के बाद जब कोई पार्टी एक अच्छे पोजीशन में आती है, एक अच्छा प्रदर्शन दोहराती है, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है। सोनल जी, आपको और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। थोड़ा आवाज बढ़ा, सबसे पहले थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। आप बढ़ाइए, मेरी तरफ से तो ठीक है। ठीक है, बात करिए। सोनल जी, आपको और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उन्हें नमन करना चाहता हूं कि 10 साल के बुरे दौर के बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रति विश्वास रखा और आज प्रदेश के अंदर हमें सबसे ज्यादा उन्होंने प्रतिशत वोट दिए। हमें 47.61% वोट मिली है और भाजपा को 46.11% वोट मिली है। 46 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ हमें 5 सीट दी है और भाजपा को 44 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ 5 सीटें। हम संतोष है, परंतु मुझे कुछ टीस है। लेकिन टीस तो होनी चाहिए ना, क्योंकि क्लीन स्वीप की बात आप भी कर रहे थे ना वेद प्रकाश जी। सुन तो लीजिए मैडम, सोनल जी सुन तो लीजिए, मैं कह क्या रहा हूं, आपके ही संदर्भ में बात करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जा रहा। हर चैनल पर जहां भी मैं चर्चा में जुड़ा, मैंने एक ही बात कही थी कि कांग्रेस 5 से 7 सीटें जीतेगी। मैं अपनी 2 सीटों के आकलन में फेल रहा, इस बात की टीस है। और वो फेल इसलिए रहा कि दोनों सीटें हमारे ही कुछ कमियों की वजह से हारे हैं। कौन सी सीटें? भिवानी कौन सी सीटें वेद प्रकाश जी? हम बता रहा हूं, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, अगर 22 तारीख को जो राहुल जी की रैली के अंदर सार्वजनिक रूप से राहुल जी की अगल बगल में बैठकर हमारे उम्मीदवार राव दान सिंह और बहन किरण चौधरी जी एक तरफ एक दूसरे की तरफ उंगली कर कर विरोधी स्वरूप नहीं दिखाते और वो वीडियो वायरल हो गया, उसका बड़ा गलत संदेश गया चौधरी बंसीलाल के समर्थकों में, किरण चौधरी के समर्थकों में, कि भाई जब ये सांसद बनने से पहले इतना अहंकार दिखा रहा है। अच्छा, तो मतलब आगे आपने पता नहीं मान लिया वेद प्रकाश विद्रोही जी की उस वीडियो का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मैडम, थोड़ा सा ब्रीफ में रखेंगे वेद प्रकाश जी। मेरे पास और भी गेस्ट हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
और आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। मैं तो बताइए आप क्या सवाल आप मैं कह रही सवाल हूँ कि पूछिए। उस वीडियो से नुकसान हुआ ये मानते हैं आप? फरीदाबाद आपकी जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है वहां पर जो अंदरूनी कला है उसका नुकसान हुआ आपको? सोनल जी, पार्टी माने या ना माने, मैं जरूर मानता हूं। मैं तो जमीन ठीक है, से चलिए जुड़ा हुआ इसकी आदमी हूं। आपकी ईमानदारी की दाद देती हूं मैं, और बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई पार्टी अपना अब जहां नुकसान हुआ है उसको वो एक्सेप्ट करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी सुधार की गुंजाइश भी रहती है। विवेक चौधरी जी, जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपकी तरफ से भी बातें और दावे तो बहुत हुए, लेकिन पार्टी कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दी। मशक्कत अब आपको भी बहुत करनी पड़ेगी आगे के लिए। जी सोनल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो परफॉर्मेंस रही वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रही। हम तो एक चीज जानते हैं, जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ा और आज चुनाव जो था वो प्रो मोदी और एंटी मोदी बन के रह गए। आज के दिन लोगों ने कोई कैंडिडेट नहीं देखा, कोई पार्टी नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी, कौन मोदी को जिता सकता है, कैसे मोदी को हरा सकता है। दो ही चीजों पे चुनाव रहा और उस चीज का खामियाजा कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को भी उठाना पड़ा। हम तो ये जानते हैं कि जो कमियां खामियां रही उस पे विचार विमर्श भी किया जाएगा, चिंतन मंथन भी किया जाएगा। पर सोनल जी, मैं अगर पूर्व की डिबेट्स की बात करूं, सभी डिबेट्स में मैं एक बात कहा करता था कि जो दावे किए जा रहे थे 10 की 10 या 11 कमल खिलाने के या क्लीन स्वीप करने के, 9 लड़के 10 जीतने के, वो दावों की हवा जनता जनार्दन ने निकालने का काम किया। हम तो एक चीज जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर जनता ने दिखाने का काम किया कि कोई भी जनता से बड़ा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें बीजेपी के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके गांव से कांग्रेस जीत के आई है। इनके जो राज्य मंत्री हैं असीम गोयल जी, उनके गांव से 701 वोट। अच्छा, मतलब जेजेपी को कांग्रेस कहाँ जीती उस बात की ज्यादा खुशी है, मतलब आप? नहीं, मैं एक चीज मैं पहले कह चुका हूँ, आज कमियां कहीं ना कहीं मैं पहले कह चुका हूँ हमारी रही और उसको हमने एक्सेप्ट भी किया आज। पर ये देखिए कि हाँ, ना सिर्फ चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता के बीच में नाराजगी थी, जनता के बीच में जो रोष था ठीक है, उसको भी सहन करने का काम किया। चीजें सही क्यों नहीं रही उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे आगे। सारी करेंगे चीजें हम उस पर हमने भी। ठीक है, एक्सेप्ट की। पर आज हाँ, ये देखने की बात है कि जनता ने अपनी अहमियत दिखाने का काम किया। अगर कोई अपने आप को जनता से बड़ा समझता है तो जनता ने उसको आईना दिखाने का काम किया। ये सभी पार्टियों के लिए ठीक है। इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू भी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, अभय चौटाला कुछ और ही बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को जितवाने के लिए लोग इतना लग गए कि मैं पिछड़ गया। ये मतलब कैसी बातें हैं? आप एक बात बताइए, आप जो है पूरे तरीके के दावे कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आप बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप एक सीट जिस पर आपके सर्वे सर्वा आपके नेता थे, वही सीट आपने लूज कर दी। जी देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे 10 साथी जीते हैं सभी को हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और जो जनता ने हमारे को मत दिए उसके लिए हम उन सभी मतदाताओं का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। और दूसरी बात देखिए, जो आपने पूछा, अभय सिंह जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें वोट नहीं दिए, जितवाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोगों ने कहीं ना कहीं मन बनाया कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के 30 एमएलए हरियाणा प्रदेश में है, इसलिए वो एक बड़ी पार्टी है और वो ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मतदान करने का काम किया और हमारे को इसलिए मतदान नहीं किया क्योंकि हमारी नंबर 1 क्षेत्रीय पार्टी है और नंबर 2 हमारा 1 एमएलए है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, इसलिए वहां पर मतदान किया गया है और इसीलिए हमारे अभय सिंह चौटाला को भी काफी कम मत मिले हैं। लेकिन जो मिले उनके लिए हम प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, हरियाणा प्रदेश में एक अंडर करंट था। हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से 10 की 10 लोकसभा सीटें
छीन ली जाए, ताकि आगे इनकी सरकार का भी रास्ता बंद हो जाए और इनको हरियाणा प्रदेश से चलता करने का काम किया जाए। लेकिन उस इसके चलता बावजूद करने भी की रेस में आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले समय में आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे, बनेंगे? हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़ा मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं इस प्रश्न के लिए, विशेष करके क्योंकि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 2 साल पहले फतेहाबाद की रैली में हमने ये प्रयास शुरू किया था कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए हमें थर्ड फ्रंट बनाना होगा, तीसरा मोर्चा बनाना होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब तीसरे मोर्चे की बात सिरे नहीं चढ़ी, तो यही बात आई कि हमें सबको एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। और आज बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से मैं ये बात कहता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने खुले मन से प्रदेश की जनता के सामने ये बात कहने की हिम्मत की कि मुझे जो भी छोड़ना पड़ेगा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस शर्त है कि एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा लो। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। खास करके हरियाणा प्रदेश की यदि मैं बात करूं, यदि हरियाणा प्रदेश में ऐसा हो लेकिन जाता आपको तो जिस पार्टी से प्रॉब्लम है उसी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन में, ये भी देखना होगा। ये भी बड़ी बात है, ये भी आपने बड़ी बात कही है। अगर इतना बड़ा करंट होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता में अंडरग्राउंड पनपा हुआ था, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने चाहिए थी। मैं कहता हूं ये कांग्रेस की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने आई हुई थी और इस अपॉर्चुनिटी का इनको फायदा उठाना चाहिए था। और बड़ी गलतियां की है, और ऐसी गलती की है कि जिसको सारी जनता ने चुनाव से पहले ही कह दिया था। टिकट वितरण होते ही प्रदेश की जनता ने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया था कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालने का काम कर रहे हो, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं 5 सीटें भी गिफ्ट में कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दी गई है। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के जो विजेंद्र रेड्डी जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। इस पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी भी हमारे साथ हैं। सुमित, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन एक बड़े कॉन्फिडेंस मोड पर है। नेशनल लेवल पर देखें तो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा और निश्चित तौर पर इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और प्रदेश में भी हमने देखा कुरुक्षेत्र की जो सीट थी उस पर शुरुआती दौर में बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला चल रहा था। सुशील गुप्ता एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहां चूक रही वहां? देखिए सोनल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। हरियाणा प्रदेश का और हिंदुस्तान ने जो कल जनादेश दिया, उस जनादेश का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अपने सर माथे रखते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से जो सत्ताधारी लोग थे, आज उनको आईना दिखाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने करा है। इनकी ये अपनी पेट जितनी मर्जी करते रहे कि हमारे सांसद बन गए, हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया, लेकिन हरियाणा जो ये पिछले
बात को लेकर सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि अनिल विज जितनी भी बैठकें हुई है उसमें से अनिल विज जो है वो उस बैठक से नदारद रद रहे हैं। अभी भी उनका इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बदला गया, कैबिनेट का जब फेरबदल हुआ उसके बाद लगातार जिस तरीके से सीएम आवास पर जितनी भी मीटिंगें हुई उस मीटिंग से जो हरियाणा के वो लगातार नदारद रहे थे, नाराज चल रहे थे। हालांकि मीडिया के सामने वो कह रहे थे कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन लगातार वो मीटिंगों में शामिल नहीं हो रहे। आज की इस मीटिंग में अभी तक अनिल विज जो है वो नहीं पहुंचे, तो उनका इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। बाकी तमाम विधायक जो है वो बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। तो बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से चर्चा की जाएगी, तमाम विधायकों से पूछा जाएगा कि आखिरकार परफॉर्मेंस जो है वो खराब क्यों रही, क्योंकि 10 की 10 सीटें जो है जीतने का दावा बीजेपी लगातार कर रही थी। ठीक है साहिल आप इस मीटिंग पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि कहां चूक रही, किस तरीके से स्ट्रेटेजी मजबूत की जाए, ये तमाम पार्टीज अब अपने अपने तरीके से रिव्यू करेंगी नतीजों का, और उसी कड़ी में बीजेपी भी जुट गई है। विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, उस पर ज्यादा जानकारी हम जैसे ही मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुमित, आप अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि आने वाले चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का यही हश्र होगा जो इन्होंने, देखिए 400 पार का जो नारा दिया, देश ने आज उस नारे को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के उसमें वापस डाल दिया है कि भैया आप अपने पास रख लीजिए, अपने इस नारे को उनकी झोली में वापस डाल दिया। ये लोग राजतंत्र लेकर आ गए थे, लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र लेकर आ गए थे, लेकिन जनता ने अपने मत का इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया, देश के अंदर जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से एनडीए के लोगों के बीच में जाकर बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं, सारी बातचीत कर रहे हैं कि आप हमें समर्थन दे दीजिए, आप हमसे समर्थन कर लीजिए। ये हालात क्यों थे? अगर 10 साल में आप लोगों ने जनतंत्र का सम्मान किया होता, इंडिया गठबंधन को समर्थन की जरूरत नहीं है क्या? इंडिया गठबंधन अपने बलबूते सरकार बनाने में कामयाब है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन को जब समर्थन की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता है जितनी देश को इस समय इंडिया गठबंधन की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन को लोगों ने पसंद किया, देश के लोगों ने पसंद किया है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार का, उसको तो नकारने का काम किया। इनको तो सत्ता से बाहर करने का काम। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होगा और हिंदुस्तान की पंचायत में लोकतंत्र को और संविधान के मानने वाले लोग। चलिए ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके के आंकड़े हैं, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें एनडीए बहुत आसानी से, बहुमत भी है एनडीए के पास और बीजेपी वोटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो ऐसे में लग तो नहीं रहा है ऐसा कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन फिर भी राजनीति में संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। रामराज जी शर्मा जी। रामराज जी से मैं रामराज जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का नाम बता दीजिए। रामराज जी, आप एक बात बता दीजिए, पहली बात तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है नहीं। अगर तुक्के से आप लोगों को पूर्ण बहुमत मिल गया तो आप फिलहाल सुमित जी पूर्ण बहुमत ही है एनडीए के पास, लेकिन अगर कोई कुछ छिटक जाता है तो वो उस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर छिटकना, अगर इनको छिटकने की मेरे को पूरी जानकारी है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी तस्वीरें भी आ रही थी, वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या किस तरीके के नतीजे रहे हैं, उस पर भी हम नजर डाल रहे हैं। ठीक है, चले जाएंगे, ठीक है, वो 17 सितंबर 2025 को मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हम तो चिंता होती है ना, आप लोग जब बात करते हैं तो चिंता तो हमें होएगी। इंडिया कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया है, कोई ऐतिहासिक, राम मंदिर जहाँ बना वहाँ हारे हो आप, जहाँ राम मंदिर बना वहाँ हारे हो आप, ठीक है, आप हारे हो राम मंदिर से, ठीक है, जहाँ अयोध्या से हारे आप, अयोध्या आप ले आते ना पानी, 10 साल से जो यहाँ नाटकबाजी कर रहे थे, लेकर आते पानी, नरेंद्र मोदी को बोलते पानी लेकर आता, मनोहर लाल खट्टर को बोलते पानी लेकर आता, नायब सैनी को बोलते पानी लेकर आता, पे बैठ के SYL के साथ प्रवक्ता पद बचा सकते हो। अरे आप पाकिस्तान से पानी मंगवा रहे थे, आपका मोदी पाकिस्तान से पानी मंगवा रहा था या नहीं मंगवा रहा था?
नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से पानी मंगवा रहा था, नहीं मंगवा रहा था? टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल जाने से कुछ नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान से पानी मोदी मंगवा रहा था, नहीं मंगवा रहा था? आप लोग सनातन विरोधी हो। राम को लाएंगे, तुम्हारी औकात है राम को लाने की? राम को लाएंगे ये लोग। ठीक है थोड़ा सा आप ही शब्दों की मर्यादा बनाकर रखें। ठीक है ओके राम राजेश शर्मा जी, ठीक है अब बहसबाजी हो गई ठीक है माना आज बहसबाजी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच देश के स्तर पर भी चल रही है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है राम के नाम का राजनीतिकरण किया ना, राम के नाम का राजनीतिकरण। ठीक है, कितना फायदा मिला राम राजेश शर्मा जी, कितना फायदा मिला? ठीक है, अयोध्या की सीट आपने लूज कर दी, जहां पर आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बना। ठीक है ठीक है सुमित जी, मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है ओके प्लीज होल्ड। राम राजेश शर्मा जी, राम मंदिर को लेकर एक देखिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन अयोध्या में क्या ऐसा फैक्टर रहा कि आपने सीट लूज कर दी? देखो क्या है, एक अकेला सबके ऊपर भारी, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में सबसे लोकप्रिय ताकतवर। राम राजेश शर्मा जी, जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना प्लीज आप। मैं अयोध्या पे सवाल कर रही हूँ आपसे, आप फिर लोकप्रियता का बखान करने लग गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें पता है ना राम राजेश शर्मा जी। मैं आपसे अयोध्या पे पूछ रही हूँ, आप बताइए जरा। अयोध्या पे जवाब दो, जहां राम को लाए थे, जवाब दो अयोध्या पे क्यों हारे सीट? बात तो कह रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर रहे आप। सारी विरोधी ताकतें एक होगी, सारी विरोधी ताकतें, वहां आप कामयाब हो। अरे तो आप तो राम को लोगों ने आके वोट डाल दिए, बार नहीं चढ़ते वहां। अरे देश के लोगों ने तो वोट पाई होगी। ठीक है, आप ही दोनों की डिबेट नहीं है, और भी प्रवक्ता हैं, प्लीज राम राजेश शर्मा जी बहुत जल्दी से अपनी बात पूरा कीजिए, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। इतना समय नहीं होता है ना, इतना समय नहीं होता है कि मैं एक ही गेस्ट को इतना समय दूंगी। ठीक है आपकी तो 3 सीट आई है, 3 है। ठीक है, 3 सीट आई है आपकी। तो पंजाब में आपने कितनी ले आए हो? कितनी लाए हो? तो बहुत आ रही है, कुछ ना बहुत आ रही है। क्या मतलब होता है राम राजेश शर्मा जी? ये तो आप ऐसी लड़ाई लड़ने लग गए। बहुत आ रही का बहुत का क्या आंकड़ा है, बताइए आप जरा। बहुत हमारी सरकार बनने लग रही है। हाँ, सरकार बनने लग रही है, बस ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, मंत्री बनने जा रहे, और बता क्या चाहिए हमने? ठीक है राम राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आशीर्वाद दिया है, हम कुछ ना दिया, जमुना पार कर दिए, हार्दिक धन्यवाद। 5 सांसद जमुना पार कर दिए। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अभी जो स्ट्रेटेजी एनडीए की तरफ से बन रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बन रही है, आपको क्या लगता है? फिलहाल तो एनडीए के पास बहुमत है, सरकार बनाने में वो काबिल है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी चल रही है, आपको लगता है कि आप उसमें कामयाब हो पाएंगे? ठीक है, हो गया। सुमित जी प्लीज होल्ड, सुन लेते हैं। हाँ सोनल जी, मुझे तो आश्चर्य है कि भाजपा के लोग कितने वाचाल और कितने बड़ी बड़ी बात करते हैं। जनादेश को भी मानने को तैयार नहीं। तथाकथित विश्व गुरु 41 दलों को लेकर चुनाव लड़ रहा था साहब, 41, और इंडिया गठबंधन के अंदर 38 थे, तो 38 ज्यादा है 41 ना, 28 थे, 28 ज्यादा है 41 ज्यादा। दूसरी बात, जनादेश क्या आया है? भाजपा को तथाकथित विश्व गुरु को 44% वोट मिली है और इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिली है। वोटों का अंतर कितना है? केवल 3 का। सीटों का अंतर कितना है? हमें 234 मिली है, इनको 288 मिली है। तो लंबी चौड़ी आंकनी नहीं चाहिए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, ये जो इंडिया एनडीए की सरकार है, ये 2 लोगों पर डिपेंड है, नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं और किस तरह नरेंद्र मोदी को संघ का विरोध, संघवाद मतलब जो हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसका विरोधी बताया है, राज्यों का विरोधी बताया है, फासिस्ट व्यक्ति बताया है। अगर आप उसके वीडियो उठाकर देख लो 2019 से 2023 के बीच, आपके सामने आ जाएंगे। और जहां तक नीतीश जी का बात है, नीतीश जी तो परसों ही कह चुके हैं, कल ही सॉरी, कि मैं तो सबके साथ हूं। तो ये दोनों नेता हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, पद मांग रहे हैं। कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन नहीं टिकेंगे, ये नेता जाने। दूसरी बात, मोदी जी गठबंधन सरकार चलाने के योग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो अहंकारी हैं,
और हमेशा मनमानी करने वाले हैं, अपनी बात थोपने वाले हैं, तो मोदी जी बहुत लंबे समय तक गठबंधन सरकार चला पाएंगे, यही एक मुश्किल है। अब वर्तमान में स्थिति क्या है कि भाई जो बार्गेन कर रहे हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, वो बार्गेन में कितने सफल होते हैं वो बात कर रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं बनी तो वो एनडीए से इंडिया लाइन से भी बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर मैं एक बात ही कह सकता हूं कि ये मोदी जी अच्छा, की सरकार प्रदेश के स्तर पर इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ेगा क्या? क्योंकि विजेंद्र रेड्डू वैसे तो हमारी विंडो में आपके बहुत करीब बैठे हैं, लेकिन करीब है नहीं। वो लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। कुनबा बढ़ता है तो कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? मेरी आवाज आ रही है वेद प्रकाश जी? चलिए, कोई तकनीकी खामी है, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं यही सवाल जो है वो विवेक चौधरी जी से ले लेती हूँ। विवेक जी, देखिए, एक साथ आने की बात कही जा रही है कि एक साथ आएंगे तो मजबूती मिलेगी देश के स्तर पर भी, प्रदेश के स्तर पर भी, लेकिन जिस तरीके का रुख, जिस तरीके का रवैया आपके नेता का नजर आता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ कंफर्टेबल है नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि भविष्य में कहीं ना कहीं जो गुंजाइश एकता की है वो छोड़ दी जाए या फिर बनने की कोई संभावना है? सोनल जी, राजनीति में आपने ही कहा कुछ भी कहना बेईमानी होगी, कुछ भी पॉसिबल है, और राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कहता। हम तो एक चीज जानते हैं, आज के दिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लोग चुन के गए लोकसभा में, 5-1 के 5-1 के। पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ सोनल जी, तमाम डिबेट्स में मैंने कहने का काम किया कि दोनों ही पार्टियों के सांसद लोकल मुद्दा कोई नहीं उठाएंगे, हरियाणा के हित की बात कहीं नहीं करेंगे। पिछले 10 साल बीजेपी के 10 सांसद थे, पहले 7 थे, फिर 10 थे, तो पूरे अपने एलोकेटेड फंड्स नहीं लगा पाए। जननायक जनता पार्टी ने हमेशा हरियाणा के हित की बात किया, हरियाणा की आवाज उठाने का काम किया, और हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए जननायक जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत रही है। और समय आने पे सब कुछ होगा और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा सोनल जी, इतिहास कई बार अपने आप को दोहराने का काम करता है। जननायक जनता पार्टी 2019 का जब लोकसभा चुनाव था उसमें हम 10 की 10 सीट हारने का काम किया था। 7 और 3 का हमारा अलायंस था, 3 पे आम आदमी पार्टी थी, 7 पे हम, 10 की 10 हारने का काम किया था। और उसके कुछ समय बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, 9 महीने मात्र पुरानी हमारी पार्टी, और जनता ने आशीर्वाद स्वरूप 10 सीटें देने का काम किया। और हम तो ये जानते हैं कि लोकसभा में मुद्दे कुछ और थे और विधानसभा में मुद्दे कुछ और होंगे। वहां पे मजबूती से जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी और जनता के बीच जाके जो इस चुनाव में कमियां हमें नजर आएंगी, जो कमियां रही हैं, उन कमियों को पूरा करने का काम करेंगे और लोगों को साथ लेके दोबारा चंडीगढ़ का राह तय करने का काम करेंगे। आज यहाँ बैठ के एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी तो की जा रही है, एक चीज माननी पड़ेगी सोनल जी, बीजेपी का दुर्भाग्य मैं कहूंगा, आज बीजेपी का इससे बुरा दिन नहीं आ सकता कि ऐसे ऐसे प्रवक्ता आ गए। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता, पर आज कोई भी सवाल आप पूछ लीजिए, मोदी जी ने ये कर दिया, अरे आप ये तो बताइए, आपके 10 में से किसी एक सांसद ने अपना पूरा जो फंड एलोकेट हुआ था वो लगाने का काम किया? अगर मैं नायब सैनी की बात करूं, नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उनकी कोई एक उपलब्धि बता दें अगर बीजेपी के प्रवक्ता। इनसे बारी बारी हमने पूछा, सारी उपलब्धियां क्या नायब सैनी की बात उपलब्धि बता दें, सांसद रहते हुए एक उपलब्धि बता दें। ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। नायब सैनी के सांसद रहते हुए उपलब्धि बता दें, वो कर दिया कोई नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक है। सुमित जी, अभी जिस तरीके से कह रहे हैं विवेक चौधरी जी भी कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है, मुद्दों के लिहाज से फर्क होता है, क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा क्या? और ये जो चुनाव में इस वक्त प्रदर्शन दिखा है, क्या ये विधानसभा में आपको लगता है कि आपको फायदा पहुंचाएगा? देखिए सोनल जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव अलग है और लोकसभा का चुनाव अलग है। विधानसभा के चुनाव में जब आप अपने प्रदेश की बात करोगे तो आपको प्रदेश के हित के लिए बात करनी पड़ेगी, प्रदेश के आने वाले कल के लिए बात करनी पड़ेगी।
जननायक जनता पार्टी के हमारे साथी बहुत सही बात कह रहे थे, लेकिन मैं इनसे भी एक चीज पूछना चाहता हूं। आज आपको भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक सी बात है, आपको उसमें लाखों कमियां आ रही हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल, जो 4.5 साल आप उनके साथ रहे, आपको भी तो कुछ ना कुछ उनमें खूबी लगी होगी जो आप उसके साथ रहे हो। और अब तो चुनाव सबको लड़ना है, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, सारी राजनीतिक दल लड़ेगी। सोनल जी जवाब दो क्या? हाँ, जवाब दीजिएगा पूरी बात होने मैं दीजिए। अपनी बात को पूरी कर लूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप चुनाव में जाएंगे तब आप क्या कहेंगे कि खट्टर साहब ने आपको काम नहीं करने दिया, या भाजपा ने काम नहीं करने दिया, या आप ये करना चाहते थे ये नहीं हुआ? हरियाणा की जनता इस बार किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी। हरियाणा की जनता अपने कल के लिए जिस प्रकार से आज वोट किया है, देखो ना, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मर्जी कह दें कि हम सनातनी हैं, हम कुछ है, ये है, डेवलपमेंट को लेकर वोट करेगी। और डेवलपमेंट को लेकर इंडिया गठबंधन के जो 5 लोग हिंदुस्तान की पंचायत में हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए भेजे हैं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है और हरियाणा की जनता को ऐसा विश्वास है कि वो हरियाणा के मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन फिर ये दिल्ली में पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया सुमित जी? नहीं, ये बात बिल्कुल ये है, सोचने का विषय है। दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की एक भी सीट नहीं आती है, ये बहुत सोचने की विषय है। और वो इस चीज पे मंथन भी किया जाएगा कि कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई। क्योंकि देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टियां तो वही है, वही कांग्रेस हरियाणा में है, वही आम आदमी पार्टी हरियाणा में है, वही दिल्ली में है, वही चीज है। लेकिन ये सोचने का विषय है। पंजाब में तो 13 में से 3 आई आपकी। अरे आपकी तो कुछ भी नहीं आई है पंजाब में। ठीक है, विवेक जी आप जवाब दीजिए प्लीज। सोनल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि चुनाव में जाएंगे तो सरकार में रहे 4.5 साल और क्या रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, कि आपको शायद थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। जनता जनार्दन ने जो फैसला देने का काम किया, जनता के ऊपर दोबारा चुनाव का बोझ नहीं डाल सकते थे। हम तो आज ये जानते हैं, जनता ने जो अपना मत देने का काम किया उसको हमने सर माथे लगाते हुए जो नंबर उस टाइम पे फिट थे और सरकार जहां बन रही थी उस सरकार को बना के जनता से किए हुए वादों को पूरा करने का काम किया। आज अगर आप कहते हैं कि दोबारा जनता झांसे में नहीं आएगी, सही बात कह रहे हैं आप। आपको याद होना चाहिए, हरियाणा में आपके कैंडिडेट हारे हैं, जीते नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं विधानसभा तक आपका इंडिया गठबंधन चल जाए, बहुत बड़ी बात है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नहीं चाहती कि हरियाणा में कोई और पार्टी उनके साथ आए। भूपिंदर सिंह हुड्डा बार बयान दे चुके हैं कि हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। ये बैसाखी उनके ऊपर थोपी गई थी और उस पर इलाज करने का उन्होंने। लेकिन अगर ऐसा होता तो कुरुक्षेत्र में भी प्रत्याशी नहीं होता ना इंडिया गठबंधन का। नहीं, कुरुक्षेत्र में मैं बता तो रहा हूँ, थोपी गई थी और उसका इलाज करने का काम किया। एक्टर से कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां से इनके कैंडिडेट हारने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कुरुक्षेत्र से जहां इनके बड़े नेता रहते हैं वहां से इनके लोग हारने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने ही सफाया करने का काम कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमें ज्वाइन कर गए हैं, उनसे मैं ये सवाल कर लेती हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, विवेक जी आपके ऊपर बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन विधानसभा तक चलेगा नहीं। हरियाणा में हुड्डा साहब ये चाहते नहीं कि इंडिया गठबंधन हो, वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहते हैं, उन्हें साथियों की जरूरत नहीं है। लगता नहीं है कि साथियों की जरूरत है फिलहाल? तो देखिए, ये लोग हमारे विरोधी हैं, अब अपनी हार की खींच हम पर मिटा रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, हम क्या करें? और जहां तक हरियाणा विधानसभा का ताल्लुक है, ये बात तो पहले ही इंडिया गठबंधन घोषित कर चुका है कि ये चुनावी गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर का है, राज्यों का नहीं है। राज्यों का गठबंधन आगे अलग होगा। अब हरियाणा में हमें जरूरत है या नहीं है, गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, उसका आज की बहस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज उस बहस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबरदस्ती उन बातों को बीच में ला रहे हैं जिनका आज की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। आज की बहस कुरुक्षेत्र में आपने कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? बता दिया, कुरुक्षेत्र में आपने कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? फिर इंडिया गठबंधन कहां से आ गया? प्रदेश में अगर आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन की जरूरत ही नहीं, तो फिर कुरुक्षेत्र की सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी क्यों आ गया? वेद प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? उनकी वोट है देश के स्तर पर। मैंने बता दिया, मोदी जी को 44% वोट मिली है और हमारे गठबंधन को 41.7% वोट। ठीक है,
परसेंट वोटों का फर्क। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा सोनल जी। हाँ हाँ ठीक है आवाज नहीं जा रही उन तक शायद। ठीक है वेद प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही हरियाणा है? में है ही नहीं, हम पहले ही घोषित कर चुके हैं। जवाब क्या देंगे? हम आपकी तरह झूठे तो है नहीं ना, हम आपकी तरह पिछलग्गू है। बात करेंगे विद्रोही जी हाइपर नहीं हुआ करते, सब पहले विद्रोही जी ऑलरेडी घोषित है। नहीं वेद प्रकाश विद्रोही जी देखिए बड़ा सिंपल सवाल था, बड़ा सादा सवाल था, लेकिन आपका ये एग्रेशन क्यों आया मुझे समझ में नहीं आया। इतना अच्छा प्रदर्शन आपने किया, बढ़िया आपकी सीटें आई, 5 सीटें आप लेकर आए, बड़ा खुश हो गए, अच्छे से जवाब दीजिए ना। इंडिया गठबंधन पर ही तो सवाल कर रही हूँ, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना आप, है ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा, तो उसी पर सवाल कर रही हूँ प्रदेश से। क्या सुनिए ना मैडम सुनिए ना, जब ये पहले ही घोषणा हो चुकी है, पहले ही जब इंडिया गठबंधन बना तभी ये घोषणा हो गई थी कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों तक है, राज्यों के अंदर होगा या नहीं होगा, कि कौन सा दल किस दल से राज्यों में समझौता करेगा, ये राज्य विधानसभा के चुनावों के समय तय होगा। अब आप मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन 28 दलों का गठबंधन है, क्या 28 दल हरियाणा के अंदर है? क्या हरियाणा का जब चुनाव विधानसभा का है हरियाणा के संदर्भ में होगा, क्या कांग्रेस को छोड़कर इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, क्या कांग्रेस के अलावा किसी उनका दूसरे दल से गठबंधन है? क्या किसी का भी नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों का गठबंधन केवल कांग्रेस से है। तो ये जो राज्यों का चुनाव है वो राज्य वाइज तय होगा। अब राज्य में क्या स्थिति होगी, आगे हाईकमांड क्या तय करेगा, ये क्या मैं आज बताने की स्थिति में हूँ क्या? जो घोषित है मैं तो उतनी ही बात कहूंगा, जब वो सारे देश को पता है, जनता को नहीं मालूम। ये अपनी सोचे, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वेद प्रकाश विद्रोही जी ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाले चुनाव में एक दूसरे की दोनों चिंता करने लगो। ये देखिए ये सब हो सकता है, हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा रामराजी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, रामराजी शर्मा जी ठीक है वेद प्रकाश जी सुन लीजिए बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है रामराजी शर्मा जी, सुनिए इनको सुनिए। क्या किया? हाँ सोनल जी मैं सुनिए ना मैडम, आपने मेरे सवाल क्या किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे इंडिया गठबंधन का बता दे इसमें ये ना कहा गया हो लठबंधन वेद प्रकाश भाई पहले ठीक है आपका गठबंधन है, बाकी सब ठगबंधन है। ये तो रामराजी शर्मा जी देखिए गलत बात हो गई है ना। आप भी तो अपने नेताओं को अब साधने की कोशिश करेंगे ना, देश के स्तर पर भी तो अलायंस है ना रामराजी शर्मा जी, उसको नहीं नकारेंगे ना आप, वो ठगबंधन नहीं है। आप ये बताओ, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का हरियाणा में, दिल्ली में तो गठबंधन है और पंजाब में गठबंधन है, ये तो आपके सामने है ना जी। अच्छा बिहार में पंजाब की देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मेरे पास समय थोड़ा कम है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी, विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े थे, सुमित जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 50-50 का मुकाबला हरियाणा में रहा और बड़ा दिलचस्प रहा कि 5 सीटें कांग्रेस को गई और 5 बीजेपी को गई। अब मंथन का दौर शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में तस्वीरें पलटेंगी, कितनी पलटेंगी या फिर इनका कुछ फायदा आगे आने वाले समय में पार्टीज को मिलेगा, ये समय बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। I love it जब भी आप सिर्फ